हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं इस वीडियो में विश्व की बदलती हुई व्यवस्था या शक्ति संतुलन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे, वो बिना खाए बैरंग वापस आ गए थे और पत्रकारों के सामने, मीडिया पर्सन्स के सामने दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में झगड़ गए थे। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उनके बीच शांति बहाली कैसे हो, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष से जेलेंस्की साहब सहमत नहीं दिखे और इस वजह से दोनों के बीच तनातनी हो गई। जेडी वांस जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति हैं, यानी उसी पार्टी के ही हैं, उनके बाद उन्हीं का स्थान है, वो भी मौजूद थे। दरअसल पहले बहस उन्हीं से हुई थी, बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे। और देखना ये है कि जेलेंस्की साहब का अगला कदम क्या होता है या ट्रंप साहब का अगला कदम क्या होता है। सुना गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन को सैन्य सहायता दी जा रही थी या वित्तीय या नैतिक सहायता दी जा रही थी, उसको बंद कर दिया है, बंद करने का ऐलान किया है। तो जाहिर है कि वो बार बार ये कहते हुए सुने गए कि भाई ऐसा है 2 सप्ताह में ही ये युद्ध समाप्त हो जाता। तो जेलेंस्की साहब कहते हुए सुने गए 2 सप्ताह तो आपने ज्यादा बता दिया, 3 दिन में ही ये युद्ध समाप्त हो जाता और उस पर हम पर कब्जा जमा लेता। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा भाई 350 अरब अमेरिकी डॉलर हमने आपके ऊपर खर्च किया है, सैन्य हथियारों को मदद दी है। एक्चुअली जेलेंस्की साहब व्हाइट हाउस पहुंचे थे रेयर अर्थ मटेरियल, दुर्लभ मृदा पदार्थों पर सहमति के लिए, यानी उस पर कोई संधि के लिए जिससे वो अपने ऋण को चुका सकें, अपने ऊपर अमेरिका का जो एहसान है उसको चुका सकें और भविष्य के किसी भी देनदारी से बच जाएं। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि यूक्रेन में विश्व रेयर अर्थ मटेरियल का 5% अकेले यूक्रेन में पाया जाता है। उसमें जो लिथियम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैटरी वगैरह में या इलेक्ट्रिक कार वगैरह की बैटरी वगैरह में या रिमोट या टीवी या मोबाइल के, स्मार्ट मोबाइल के बैटरी वगैरह में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है और यह सेफ भी माना जाता है। तो इस लिथियम बैटरी, इसके अलावा जो अन्य रेयर अर्थ मटेरियल हैं, सेलेनियम वगैरह, उनको लेकर के समझौता होना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जेलेंस्की साहब नाराज होकर के होटल आ गए और वहां से यूरोप की यात्रा पर निकल गए। सबसे पहले वो ब्रिटेन गए और वहां के कीर स्टारमर जो कि वहां के लेबर पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुलाकात किया। सुना है इसके बाद वो फ्रांस वगैरह भी जाएंगे। तो आज की जो चर्चा है वो इसी को लेकर के है, क्या विश्व में शक्ति संतुलन बदल रहा है, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो हम आप इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने, जो कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, वो सब अमेरिका के इस दादागिरी या इस प्रभाव से अपने को मुक्त करना चाहते हैं और उन्होंने खुल करके सहयोग देने की बात कही है जेलेंस्की को। वही हम आपको अपना सहयोग देते रहेंगे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई हम आप कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपना अलग राग अलाप रहे हैं, अमेरिका अपना अलग राग अलाप रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाई अगर अमेरिका को अलग कर दिया गया तो नाटो का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरे शब्दों में, शक्ति संतुलन की इस लड़ाई में कहीं ऐसा न हो यूरोप की पराजय हो जाए, क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर देश है और भले ही नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के राजधानी में है, लेकिन बावजूद इसके नाटो में अगर अमेरिका नहीं रहेगा तो ऐसी दशा में
नाटो का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। भले ही फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ये कहते हुए सुने जाएं कि भाई वे ज़ेलेंस्की साहब की मदद करेंगे रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए, चूँकि रूस ने हमला किया था तो रूस के राष्ट्रपति को ये पहल करनी चाहिए थी। लेकिन ज़ेलेंस्की पर अनडू दबाव डाला जा रहा है, ऐसा फ्रांस का मानना है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भले ही यह शक्ति संतुलन बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है, भले ही यूरोप अपना अलग राग अलाप रहा है और अमेरिका से अलग अपने प्रभुत्व को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका के बिना नाटो का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं और यूरोप के अधिकांश देश नाटो के सदस्य देश हैं। आपको हम बता दें कि नाटो के अधिकांश सदस्य देश अमेरिका के साथ आज भी हैं, यानी इसके 28 में से अधिकांश देश आज भी, अब तो 32 हो गई है संख्या, नाटो के सदस्य देशों की संख्या अब तो 32 हो गई है, ठीक है। लेकिन कहा यही जा रहा है, स्वीडन वगैरह के शामिल होने के बाद सैद्धांतिक रूप से पोलैंड भी इसमें शामिल है, हंगरी भी शामिल है, पूर्व वामपंथी तमाम ऐसे देश जो कि किसी ज़माने में सोवियत रूस के प्रभाव तले काम किया करते थे, वे अब धीरे धीरे नाटो की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है जो अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया था और तब से काम करना शुरू किया था। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो सोवियत रूस को कंटेन करने की नीति अपनाई, ठीक है, वह नीति, उस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए ही नाटो अस्तित्व में आया था। और नाटो का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा यूरोप में ही देखा जाता है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और इसके अधिकांश अध्यक्ष जो हैं वो यूरोप से ही आते हैं, किसी न किसी देश। भले ही इसमें अमेरिका शामिल है, भले ही इसका अनुच्छेद 4 ये कहता है या सेक्शन 4 ये कहता है कि भाई नाटो के किसी एक सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला इसे माना जाएगा। लेकिन फिर भी शक्ति संतुलन की इस लड़ाई में कहीं ऐसा न हो यूरोप पिछड़ जाए। भले ही इनके देशों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है और वह जनसंख्या में भी इनसे बड़ा है। तो कहीं ऐसा न हो वह आगे निकल जाए। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।